हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर की, जिसको विद्युत धारा या स्थिर धारा, धारा वैद्युतिकी कहते हैं, जिसका टोटल अंक बाहर होता है 6 नंबर का। चलो तो नो बकवास, ऑन टॉपिक पे बात होगी, कुछ नहीं होगी इसमें यहाँ पे। तो बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। तो सीधी यही याद, अगर ये याद नहीं रहे तो इसके अलावा भी डेफिनेशन है कि आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या फिर ये डेफिनेशन याद रखो। फिर विद्युत धारा की बात आए तो औसत धारा। औसत धारा का मतलब होता है अलग अलग समय में अलग अलग आवेश प्रवाहित होंगे, टोटल कितना होगा वो पूछ रहा है। तो औसत धारा की बात कर लेते हैं। यदि किसी चालक तार में डेल्टी समय में प्रवाहित कुल आवेश डेल क्यू हो तो औसत धारा कितनी होगी? आई ए बी। ए बी का मतलब एवरेज धारा, आवेश बटे समय, ये धारा की डेफिनेशन है। डेल अपॉन में डेल लगा दो तो ये इसमें बदल जाएगी। हम बात करते हैं तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा का मतलब क्या होता है? किसी एकांक समय में या एक सेकंड के अंदर। तो तात्क्षणिक धारा का मतलब एक सेकंड में। आई बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो की ओर, मतलब समय अंतराल कितना होना चाहिए? लगभग जीरो के बराबर होना चाहिए। एक सेकंड में कुल कितने आवेश प्रवाहित हो रहे, उसे क्या कहेंगे? तात्क्षणिक धारा। लिमिट हटेगी तो डेल डेल है वो डी में बदल जाएगा। आई बराबर डी क्यू अपॉन में डी टी हो जाएगा। नियत धारा। नियत धारा का मतलब भी वही था, जिसमें समय के साथ कोई परिवर्तन ही नहीं हो। यदि टी समय में प्रवाहित आवेश, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा तो ये आपके पास ये आ जाएगी। इसका जो मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक। मात्रक की बात करें तो विद्युत धारा का मात्रक होता है आवेश बटे, आवेश का मात्रक आवेश बटे समय। तो इसका क्या सूत्र है? तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। यही इसका क्या हो जाएगा? कूलाम बटे सेकंड। दूसरा इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर। बीमा क्या होगी? देखो, कूलाम एटी होगी, बीमा क्या होगी इसकी? देखो, धारा क्यू, क्यू बराबर आई टी होता है यहाँ से बीमा, लेकिन हमें तो धारा की चाहिए, आई की बीमा एम्पियर होगी। तो एम्पियर में केवल ए आएगा तो इसकी बीमा केवल ए हो जाएगी। अब बात करते हैं मुख्य बिंदु। धारा के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि ये सदिश के समांतर चतुर्भुज नियम का पालन नहीं करती है। आपने 11th क्लास के अंदर सदिशों के लिए जो नियमों की पालना करते हैं वो नियम पढ़े होंगे। समांतर चतुर्भुज का नियम, त्रिभुज का नियम। तो वो समांतर चतुर्भुज, एक चौकोर त्रिभुज, ऐसे इन दो सदिशों का योग तीसरी सदिश के योग के बराबर होना चाहिए। इन दोनों का परिणामी ये इसके बराबर होना चाहिए। इस समांतर चतुर्भुज की नियम की पालना ये नहीं करता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। यदि तार एक ही चालक पदार्थ से मिलकर बना हो, तार एक ही, जैसे तार या तो तांबे का बना हुआ हो या सिल्वर का बना हुआ हो, लेकिन दो धातुओं को मिलाकर ना बना हो, तो विद्युत धारा उस तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। मोटा पतला तार होगा तो उसमें अलग अलग धारा नहीं बहेगी, एक ही प्रकार की धारा, समान धारा बहती है। तो देखो, ये तार यहाँ से पतला है, यहाँ से थोड़ा मोटा है, यहाँ से और मोटा है, लेकिन यहाँ भी उतनी धारा रहेगी, यहाँ भी उतनी रहेगी, और यहाँ भी। यहाँ आई है तो यहाँ भी आई रहेगी, यहाँ भी आई रहेगी। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे धारा का मान निर्भर नहीं करता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो देखो, किसी भी चालक तार में
प्रवाहित धारा की दिशा आवेश के प्रवाह की दिशा में तथा ऋण आवेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। कोई भी पदार्थ है, परिपथ है, उसके अंदर जो धारा की दिशा होती है, जहां जिस तरफ पॉजिटिव आवेशों का प्रवाह होगा उसी दिशा में धारा की दिशा होगी। अगर नेगेटिव है तो उसके विपरीत होगी। यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होने पर भी तार उदासीन ही रहता है। इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी चालक तार में यदि धारा प्रवाहित होती है तो वो तार हमेशा उदासीन रहता है, वो एक्टिव नहीं होता है। बात करें आगे, यदि किसी चालक तार में T1 से T2 समय अंतराल में I धारा प्रवाहित हो रही है तो इसी समय अंतराल में तार में से प्रवाहित आवेश कितने होंगे? तो हमारे पास जो सूत्र है वो क्या है, I बराबर dq अपॉन में dt होता है, dq अपॉन में dt को इधर लेके आ जाओ, dq बराबर हमारे पास आ जाएगा I dt। दोनों तरफ का समाकलन कर दो तो समय में परिवर्तन हो रहा है, कितना हो रहा है, आवेश पहले 0 होगा फिर अधिकतम हो जाएगा q, मैक्सिमम समय कितना हो रहा है T1 से T2 और धारा कितनी है I dt। एग्जाम्पल देखो इसका, एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से यदि 6 सेकंड में 3 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो इस समय अंतराल में तार में से प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश नहीं पूछा आपको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा। आई कितना दे रखा है 3 मिली एम्पियर, मिली को एम्पियर में बदलोगे तो 10 की पावर माइनस 3 में बदल जाएगी। समय 6 सेकंड, क्यू बराबर आई टी होता है। तो आई का मान दे रखा आपको 3 मिली एम्पियर, टी का दे रखा है, ये आ गए हमारे पास कुल आवेश, लेकिन हमें तो क्या पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्यू बराबर एन ई एक फॉर्मूला होता है। एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू क्या है आवेश है, क्यू कितना है 18 गुणा 10 की पावर माइनस 3। इलेक्ट्रॉन का ई का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 16 19। ये रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा, इसका कितना आएगा ये खुद निकाल के देखो से। ये आ जाएगा हमारे पास, मान रखोगे भाग दोगे इसमें 18 गुणा 10 की पावर 3 बटे। इसी प्रकार एक सेकंड क्वेश्चन और दे रखा हमें, क्वेश्चन देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक तार में से प्रवाहित आवेश समय के साथ निम्न प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। आवेश का एक समीकरण दे रखा है 2t की पावर 4 5t की पावर 3 8t प्लस 2c में यदि t सेकंड में से t बराबर 2 सेकंड पर तार में प्रवाहित धारा की गणना करें। क्यों परिवर्तित हो रहा था, I बराबर डी क्यू अपॉन में dt का फॉर्मूला लगेगा और dt कितना दे रखा, पहले 0 था dt 2 हो जाएगा। t बराबर 2 सेकंड दे रखा हमें, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अवकलन कर दो, अवकलन में पावर क्या होती है, जितनी पावर होती है वो गुणा में आ जाती है और ऊपर पावर कम हो जाती है एक, तो 8 2 और 4 को 8, पावर 4 थी 3 माइनस 5 दिए 15, 15 में 2 पावर हो जाएगी और 8t का 8 हो जाएगा, t की पावर 0 हो जाएगी तो 1 हो जाएगा, 2 का तो 0 नहीं,
फिर t बराबर 2 सेकंड पे पूछ रहा है तो इसमें 2 रखेंगे, सरल करेंगे, कितना आएगा, 12 एम्पियर आ जाएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो, एक इलेक्ट्रॉन में v वेग से r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में परिक्रमण कर रहा है तो औसत धारा का मान कितना हो। ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन देखो फिर से। एक इलेक्ट्रॉन v वेग से r त्रिज्या के, तो ये बना दिया r त्रिज्या का सर्किल, r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में परिक्रमण कर रहा है, तो वो यहां से यहां तक घूम रहा है, तो त्रिज्या दूरी कितनी करेगा, 2 पाई r, दूरी कितनी लेगा वो r, तो समय कितना लगेगा उसको। कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो औसत धारा I बराबर क्या लिखोगे, डी क्यू अपॉन में डी टी, डी क्यू की जगह क्या आएगा, ई आएगा, टी कितना आएगा, समय, तो समय यहाँ पे देखो दूरी कितनी है 2 पाई r, समय कितना लगेगा, चाल कितनी है v, वेग से गति कर रहा है, तो समय बराबर चाल बटे दूरी, तो क्या आ जाएगा v अपॉन में 2 पाई r, सॉरी, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, उल्टा हो गया, दूरी बटे चाल आ जाएगा, तो I बराबर EV, इलेक्ट्रॉन v वेग से स्मॉल r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में परिक्रमण कर रहा है तो औसत धारा का मान क्या हो। औसत धारा पूछ रहा है तो एक वर्त बना लो, r त्रिज्या का है, यहाँ r त्रिज्या हो गई, दूरी कितनी होगी 2 पाई r, दूरी हो जाएगी 2 पाई r। अब ये कहता है कि औसत धारा I बराबर आवेश की जगह तो कौन प्रवाह कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो E, समय कितना लगेगा t, तो यहां से निकालो समय, t बराबर दूरी 2 पाई r बटे v, ये मान t की जगह रखेंगे तो यहां से कौन सा आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व। विद्युत धारा घनत्व क्या होता है, किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से, यह कहता किसी भी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से लंबवत प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ये एक तार है, इस तार के सिद्ध में जो बहेगी ना धारा, उसी को क्या कहते हैं, धारा घनत्व। या फिर इतना याद रहे या न रहे, प्रवाहित धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं, जे से लिखा जाता है। ये जो एरिया है, ये क्षेत्रफल है, ये इसकी दिशा है ds, और इधर ही धारा की दिशा है, तो जे बराबर कितना हो जाएगा, डेल I अपॉन में डेल s। अब s अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, ये डेल अपॉन में डेल s में होगा तो डेल हट जाएगा, बाकी ऐसा कैसा आ जाएगा। मात्रक क्या होगा, मात्रक देखो क्या होगा इसका, मात्रक, धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा। विमा क्या बनेगी इसकी, धारा की, तो ए बन जाएगी, और मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, तो ए L-2 बन जाएगी। यदि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से थीटा कोण बना रहा हो तो क्या होगा, कहने का मतलब है सीधा तार ना हो, थोड़ा सा टेढ़ा कटा हुआ हो तो क्या होगा, ये देखो। अब इसमें जो दिशा होगी ना, वो सीधी दिशा ये होगी, लंबवत दिशा होगी इसकी, क्षेत्रफल की तो यही होगी, लेकिन हम तो क्षैतिज घटक चाहिए हमें,
नहीं कि ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक, यह क्षैतिज से कितना कोण बना रही है, थीटा। हमें धारा की दिशा ये है तो इसी दिशा में इसके का निकलेगा। और लंबवत घटक क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि 90 डिग्री आएगा, कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो लंबवत घटक तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। क्षैतिज घटक में देख लो, डेल एस किसका ले रहे हैं, डेल एस का, कोस थीटा हो जाएगा। धारा आ जाएगी। अब जहां पे आपके पास डेल एस रखा था वहां पे डेल एस कोस थीटा हो जाएगा। ये आ गया डेल आई डेल एस कोस थीटा। बात कर लेते हैं इसकी मुख्य बिंदुओं की। ये कैसी राशि है, धारा घनत्व की सदिश राशि, जबकि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। धारा घनत्व का तो चालक तार एक ही पदार्थ का बना हो फिर भी यह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। धारा घनत्व का जो मान होता है वो चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। देखो धारा घनत्व का मान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यहाँ 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 S1 S2 S3 सेम नहीं होंगे, क्योंकि सूत्र क्या है हमारे पास, क्षेत्रफल धारा घनत्व के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिसका क्षेत्रफल कम धारा घनत्व ज्यादा, क्षेत्रफल ज्यादा धारा घनत्व कम होगा। धारा का मान तो एज इट इज सेम होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा धारा के मान में। क्वेश्चन देखो फिर से एक क्वेश्चन से करते हैं इसको सोल्व। 5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किसी चालक तार में से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। तो 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो देखो आई का मान 2, एस क्षेत्रफल 5 × 10⁻⁻6 मीटर, धारा घनत्व है I/में एस, थीटा कितना बना रही है, क्षैतिज के साथ नहीं दिया हुआ तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। कौन मान रख दो और सरल कर लो, कुछ नहीं है इसमें। 4 × 10⁵ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति रैंडम मोशन। अब बात करते हैं किसकी, रैंडम मोशन की। चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति क्या होगी, मुक्त तार की यादृच्छिक गति क्या होगी, तो बात करते हैं इसकी। देखो ये एक तार है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है सभी दिशाओं में फ्री मोशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन है, जब तक इस पर कोई बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता या वोल्ट आरोपित नहीं किया जाता तो यह यादृच्छिक गति करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। ये तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन की पूछ ले तो नीचे वाला डायग्राम देखो, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी वापस घर की तरफ जाएगा, तो से दूर जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति का पथ है। अब बात करते हैं आगे की तरफ। तो देखो आगे क्या, किसी चालक तार के सिरों पर विद्युत विभवांतर की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित पथ पर होने वाली गति यादृच्छिक गति कहलाती है। समझ में आया कि कोई भी चालक तार है, उस पर बाहरी विभवांतर की अनुपस्थिति में उसके अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो स्वतंत्र गति होती है, उस गति को ही क्या कहते हैं, यादृच्छिक गति कहते हैं। सीधा स्पष्ट बात कहो तो बाहरी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में होने वाली गति यादृच्छिक गति कहलाती है। अब यादृच्छिक गति करने के लिए उनको आवश्यक ऊर्जा कहाँ से मिलती है, वो तापीय ऊर्जा से प्रदान होती है उसको। देखो यादृच्छिक गति के कारण वायुमंडलीय ताप है, कोई भी यादृच्छिक गति करता तो उसका कारण क्या है, वायुमंडलीय ताप। तापीय ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करवाती है। सेकंड पॉइंट देखो, यादृच्छिक गति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग हमेशा शून्य होता है टोटल, क्योंकि उनकी गति कभी इधर कभी उधर एक दूसरे की गति को क्या कर देते हैं, नष्ट निरस्त कर देते हैं। टोटल एग्रीगेट कितना आएगा, 0 आएगा हमेशा। इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति तार में विद्युत धारा प्रवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होती है।
अब रैंडम मोशन हो रहा है, मतलब जब तक आप तार को बिजली में नहीं लगाओगे तब तक कोई करंट आता है उसमें, नहीं आता। तो इसका कारण यही है, यही कहना चाह रहा है कि यादृच्छिक गति में जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वो विद्युत धारा में कोई सहयोग नहीं करते। और यादृच्छिक गति के अंदर मतलब विद्युत विभवांतर आरोपित करने से पहले यादृच्छिक गति में दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के मध्य होने वाली टक्कर का जो पथ होता है वो एक सरल रेखीय होता है। पथ कैसा होता है? सरल रेखीय पथ होता है, याद रखना है चीज को। बात कर लेते हैं माध्य मुक्त पथ की। मध्य मुक्त पथ मतलब दो इलेक्ट्रॉनों की क्रमागत गति होती है, उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन चल के जो पथ तय किया गया है उस पथ को क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। देखो, किसी चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों में तय की गई औसत दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है। मान लेते हैं कि n टक्कर हुई, क्रम से कौन कौन सी हुई? x1 x2 x3 x4 सब मान लेते हैं, ठीक है। दूरियां तय की उसने, तो अतः मध्य मुक्त पथ कितना होगा उसका? तो लेमडा मध्य मुक्त पथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कुल दूरी बटे कुल टक्कर, तो वहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल माध्य मुक्त पथ आ जाएगा। माध्य मुक्त पथ का सूत्र क्या है? अलग अलग टक्कर में तय की गई दूरियां और कुल टक्कर का अनुपात क्या कहलाता है? माध्य मुक्त पथ कहलाता है। बात करें विश्रांति काल। विश्रांति काल जिसको टो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं टाउ, ज्यादातर टो बोलते हैं, टाउ टाउ करते रहो। चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा इन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य लिया गया औसत समय विश्रांति काल कहलाता है। सब तीनों की एक ही कहानी है। सबसे पहले आया था आपका माध्य मुक्त पथ। क्या होता है माध्य मुक्त पथ? दो क्रमागत टक्करों के मध्य, दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। फिर आया विश्रांति काल। विश्रांति काल भी वही है, उस पथ को तय करने में जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं? विश्रांति काल कहते हैं। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य लिया गया औसत समय क्या कहलाता है? विश्रांति काल कहलाता है। तो माना एक इलेक्ट्रॉन n क्रमागत टक्कर क्रम से कितनी कर रहा है? T1 से लेकर Tn तक है, तो विश्रांति काल टो बराबर टोटल समय बटे टोटल टक्कर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं माध्य मुक्त पथ में अपवहन गति। क्या होती है अपवहन गति? ये देखो एक डायग्राम बनाया गया है जिसको दोनों सिरों को एक बैटरी से जोड़ा गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव से। देखो, विशेषकर ध्यान रखना, चालक के अंदर और चालक के बाहर दोनों में ही हमारी धारा की दिशा कौन सी होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। लेकिन ये चालक है इसमें जस्ट उल्टी होती है, इसमें देखो नेगेटिव से वापस पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉनों की गति हो रही है। जब किसी चालक तार के सिरों पर विद्युत विभवांतर, किसी भी चालक के सिरों पर विद्युत विभवांतर आरोपित किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न होता है जिससे सभी इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है। इसके कारण क्या होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये ऊपर दे रखा है, इसकी जो दिशा वो भी इस तरफ है। जो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर एक नियमित पथ पर गति करने के लिए बाध्य करता है इलेक्ट्रॉनों को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। निम्न विभव किसको बोलते हैं? पॉजिटिव को। उच्च विभव किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनों को। थैंक यू दोस्तों।
नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।